जय हिंद गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। आज इस वीडियो का ये थर्ड पार्ट है एंड इसमें हम ये फिनिश कर देंगे पूरी सीरीज। एंड जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज़ द वेन डायग्राम। ठीक है, सो वेन डायग्राम से क्वेश्चंस आए हैं एंड कंटिन्यूसली आ रहे हैं, तो हमको पता होना चाहिए कि इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है और कैसे हम इनको टैकल करेंगे। ठीक है, सो लेट्स जस्ट गो टू द फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है जैसे कि ये है। Now, in a group of 100 children, 64 likes to play cricket, 53 likes to play football, 20 likes to play both. How many children do not like to play football? Now, जब भी ये क्वेश्चन आए ना तो आपको कुछ फॉर्मूलाज है जो आप यूज़ कर सकते हो। मैं फॉर्मूलाज पे थोड़ी देर में आऊँगा, बट मैं सिंपली आपके साथ कुछ चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। देखो, अगर मेरे पास कभी भी क्या है, कोई 2 लोगों की बात की गई है, 2 सेट्स की बात की गई है या फिर 2 ऑब्जेक्ट्स की बात की गई है। जैसे कि यहाँ पे है, पहला क्रिकेट है एंड दूसरा है फुटबॉल। क्लियर? ना 2 चीज़ों की बात होती है तो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली बहुत बेसिक बन जाता है। सो उसमें आपके पास ज़्यादा कुछ करने के लिए बचता नहीं है। सो इसके अगर हम सॉल्विंग पे जाएँगे, तो आप एक चीज़ समझो, मेरे पास 2 सेट्स इसी तरह तो बनेंगे। पहला एक सर्किल मान लो मैं ए का बना रहा हूँ फुटबॉल के लिए, फिर दूसरा मैं बना रहा हूँ क्रिकेट के लिए। क्लियर? नाउ कुछ बच्चे ऐसे हैं जो दोनों में यानी कि बीच वाला कॉमन एरिया, सेम चीज़। क्लियर? अब इन्होंने पूछा कि कौन से ऐसे बच्चे हैं जो मतलब इनमें से कोई भी गेम नहीं खेलते। तो टोटल तो 100 है मेरे पास, ये क्वेश्चन में गिवन था। क्लियर? बट मुझे पता है कि क्रिकेट खेलने वाले कितने 64 हैं, फिर उस तरह फुटबॉल वाले 53 हैं और जो दोनों खेलते हैं वो कौन से हैं हमारे पास 20। नाउ अगर आप ढंग से देखें, ये जो ए वाला पोर्शन है, ये पूरा ए जो कंप्लीट है, इसमें कितने बच्चे हैं हमारे पास 64 और ये बीच वाले में कितने हैं 20। तो यानी 64 में से अगर मैं 20 माइनस कर लूँ, ठीक है, 64 माइनस 20 तो कितना आ जाएगा मेरे पास, दैट वुड बी 44। यानी कि जो ये खाली वाला रीजन है, ये क्या है 44 है। उसी तरह ये बी के लिए अगर मैं 53 माइनस 20 कर लूँ, तो कितना आ जाएगा 33 आ जाएगा। तो यानी कि 33 है। तो अब सबको ऐड करूँ, 44 प्लस 33, ठीक है, 44 प्लस 33 करेंगे एंड देन उसमें 20 ऐड कर लेंगे। क्लियर? सो हमारे पास कितना आ जाएगा सीधा 97। क्लियर? सो हमारे पास जो भी आया वो टोटल आ गया जो ये डब्बों के अंदर था, यानी कि सर्कल्स के अंदर था। तो सर्कल्स के अंदर कौन थे, जो फुटबॉल खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे या फिर दोनों खेलते थे। सो सारे स्टूडेंट्स आ गए हमारे पास। तो यानी कि 97 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कुछ ना कुछ खेल रहे हैं। तो कितने बच्चे ऐसे हैं जो नहीं खेल रहे हैं, 100 में से माइनस कर लो, टोटल तो 100 थे। तो यानी कि 3 बच्चे ऐसे हैं जो कोई भी स्पोर्ट्स नहीं खेलते। तो आप डायग्राम से देखो, समझ सकते हो ना कि कैसे हम निकाल रहे हैं सब चीजें। बस इसको ध्यान में रखना। नाउ इसको करने के लिए एक सिंपल फॉर्मूला भी होता है। जिन बच्चों ने 11th क्लास में मैथ्स ली होगी उनको सेट्स थ्योरी पता होगी। आईसीएसई वाले बच्चों को तो 9-10 में ही पता चल जाती है। सो सेट्स का क्या होता है, आपको फॉर्मूलाज के लिए कुछ टर्म्स पता होनी चाहिए। जैसे कि जब मैं बोलता हूँ, 2 सेकंड, जैसे कि मैं बोलता हूँ ए, ये वाला सिंबल यू, बी, इसको यूनियन बोलते हैं, ए यूनियन बी। यानी कि ये बताता है कंबाइन ए और बी में कितने टोटल हैं। ठीक है, लोग ए में और बी में कंबाइन ऐड करके कितने लोग आते हैं। ठीक है, इसमें ओवरलैप वाला ऐड नहीं होता है। ठीक है, मतलब ओवरलैप में डबल काउंट नहीं होता है, टोटल काउंट होता है सिर्फ। क्लियर? देन हमारे पास एक सिंबल होता है जो कहता है कि ए इंटरसेक्शन बी। ये जो उल्टा यू होता है इसको इंटरसेक्शन बोलते हैं, यानी कि कॉमन पार्ट बताता है कि ए और बी वाले जो ये जो आपके पास ग्रुप्स हैं, इनमें क्या कॉमन है। जैसे कि अगर यहाँ पे बात की जाए तो ये ए और ये इंटरसेक्शन बी वाला हमको क्या डिनोट करेगा, ये बीच का, ये 20 वाला पार्ट। क्लियर? चलो, सो इसके लिए ना एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है हमारे पास, जो मैं आपके साथ यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, चलो, सो फॉर्मूला जो है वो है हमारे पास, एक सेकेंड, फॉर्मूला इज ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू ए में कितने हैं प्लस बी में कितने हैं माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर आपको कहीं से भी कोई चीज़ निकालनी है तो आप इसके थ्रू निकाल सकते हैं। क्लियर? नाउ अगर मैं देखूं कि इस क्वेश्चन को अगर मैं इस फॉर्मूले से डायरेक्ट रखता तो डायरेक्टली मेरा आंसर आता। मैं करता 64 प्लस 53 माइनस 20 है ना, फाइनली मेरे पास 97 आंसर आता। और 100 में से 97 माइनस करूंगा तो मेरे पास 3 आंसर आ जाता। क्लियर? सो ये हमारा है जब 2 सेट्स की बात की गई। बट यूजुअली हमारे पेपर में जो लास्ट ईयर भी आया था वो 3 सेट्स वाला आया था, तो हम उस पे ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, चलिए, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो क्या करता है। In an examination, 25% of the candidates failed in the mathematics and 12 failed in English.
if 10% of the candidates failed in the both subjects and 292 candidates passed in both subjects, which of the following is the number of total candidates appeared? ठीक है, चलो। सो परसेंटेज ऑफ फेल हमारे पास अभी मोटा मोटा दे रखा है ना, कि 25% मैथ्स में हो रहे हैं, फिर इंग्लिश में हो रहे हैं, जो दोनों में हो रहे हैं। तो अगेन यहाँ पे भी हमारे पास दो चीजों का सेट है, तो सिमिलर थ्योरी यूज होगी जो मैंने आपको भी समझा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, चलिए हम देखते हैं यहाँ पे फिर से। तो हमारे पास दो सेट्स हैं। अब मेरे को फेल्ड की बात की गई है, तो ए यूनियन बी में क्या है, टोटल फेल्ड होंगे ना। अगर मैं ए और बी का कंबाइन कर दूं, ए क्या है हमारा ग्रुप, ए ग्रुप हमको वो बता रहा है जो हमारा किसमें मैथ्स में फेल हुए, बी ग्रुप है हमारे पास जो इंग्लिश में फेल हुए। सो ये अगर मैं ए और बी को कंबाइन में देखूंगा तो टोटल फेल जो हुए हैं वो बच्चे, ठीक है। नाउ 25% बच्चे ए में हैं, मतलब जो मैथ्स में फेल हुए हैं, 12% हमारे इंग्लिश में फेल हुए हैं, और दोनों में फेल होने वाले 10 हैं। सो मैं ए यूनियन बी यानी कि ए और बी यानी कि टोटल फील्ड वाले निकाल सकता हूँ। तो फॉर्मूला रखा, मैंने अभी बताया था, ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। कितना आया? 27%। यानी कि 27% बच्चे हमारे क्या हुए हैं, फेल हुए हैं। तो अगर 100% होते ही टोटल और 27% उसमें क्या हुए हैं, फेल हुए हैं, तो हमारे बाकी के बच्चे में तो पास ही हुए होंगे ना, ठीक है। सो बाकी वाले क्या है हमारे पास, 73% पास स्टूडेंट्स। तो 73% की वैल्यू हमको क्वेश्चन में दी हुई थी, 292 स्टूडेंट्स पास्ड, है ना। तो यानी कि 73% 292 के बराबर है, तो 1% कितना होगा, 292 डिवाइडेड बाय 73, यानी कि 4, 1% की वैल्यू। तो 1% की वैल्यू अगर 4 है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, 400। सिंपल क्वेश्चन, डायरेक्ट फॉर्मूला से भी हो रहा है। अगर आप चाहो तो वेन डायग्राम से भी कर सकते हो, वो मैंने आपको पहले समझा चुका। क्लियर? चलिए नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलो, ये क्वेश्चन मैं आपको समझा चुका हूँ अपनी जो हमने 2024 के पीवाईक्यू किए थे, ये 2024 का ही क्वेश्चन है। फिर से मैं बता देता हूँ थोड़ा सा, आई थिंक, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आउट ऑफ द क्लास ऑफ 100 स्टूडेंट्स हैं, 25 एटलीस्ट क्रिकेट एंड फुटबॉल खेलते हैं, 15 प्ले एटलीस्ट क्रिकेट एंड हॉकी, 12 प्ले एटलीस्ट फुटबॉल एंड हॉकी, एंड 10 प्ले ऑल 3 स्पोर्ट्स, ठीक है। हमको पता चल गया। देन वो बोल रहे हैं द नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेइंग क्रिकेट, फुटबॉल एंड हॉकी आर कितना, 50, 37 एंड 22 respectively. The number of students who do not play any of the three sports, ठीक है। तो हमको बोल रहे हैं जो इनको प्ले नहीं करते, तो यूजुअली अगर मैं बोलूँ तो मुझे बस कितना पता लगाना, कि ये जो तीनों सर्कल्स के अंदर कौन कौन से स्टूडेंट्स, अगर वो मिल जाएगा तो टोटल 100 में से माइनस कर लूंगा तो आंसर आ जाएगा। क्लियर? बट इसमें फॉर्मूला है हमारे पास, वो भी हम यूटिलाइज कर सकते हैं। क्लियर? चलो मैं फॉर्मूला भी बता दूंगा बाद में आपको, बट फॉर्मूले की जरूरत होगी। चलो वैसे मैं आपको पेन डायग्राम से समझाता हूँ, आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगी, ठीक है। सो हमारे पास 3 सेट्स हैं यहाँ पे, यानी कि 3 ग्रुपिंग है। एक क्रिकेट वाली है, ठीक है। देन हमारे पास यहाँ पे क्या हॉकी है, देन हमारे पास क्या फुटबॉल है। सो हमारे पास गिवन में क्या था कि क्रिकेट खेलने वाले 50 हैं, फुटबॉल खेलने वाले 37 हैं, देन हमारे पास हॉकी खेलने वाले कितने, 22। सिमिलरली इनके बीच में हमको बोला था क्रिकेट और फुटबॉल वाले 15 हैं, सॉरी 25 थे, एंड देन फुटबॉल एंड हॉकी वाले 12 थे, एंड क्रिकेट एंड ये वाले हॉकी वाले हमारे पास 15 थे। अब देखो, और तीनों को खेलने वाले 10 थे, तो खुद से पूछो, अगर ये वाला हिस्सा, ये पूरा का पूरा 15 है, तो और ये बीच वाला अंदर इंटरसेक्शन वाला ये 10 है, तो ये बाकी बचा हुआ कितना होगा, 5 होगा। उसी तरह यहाँ पे 25 में से 10 माइनस करोगे तो ये 15 आ जाएगा। उस तरह 12 में से ये 10 माइनस करोगे तो ये 2 आ जाएगा। तो मेरे पास सारे आ गए ना। क्लियर? अब देखो, ये 15 है, ये 10 है, 5 है, तो 15 प्लस 10 25, 25 प्लस 5 30। तो ये पूरा का पूरा ए वाले 50 थे, उसमें से ये वाले हटा दो जो हमने अभी किए 30, तो 50 माइनस 30 यानी कि 20 आ गया। उसी तरह यहाँ पे हमने 10 निकाल लिया, उस तरह हमने ये 5 निकाल लिया। तो मैंने सारे के सारे जितने भी मेरे पास थे वो सब निकाल चुके। अब जब मेरे पास निकल ही गए, तो अब क्या दिक्कत है, कुछ भी नहीं, मुझे सबको ऐड करना है। इन सबको ऐड कर दो जो सर्कल्स के अंदर आपके नंबर लिखे हुए हैं, 25, 2, 5, 10, 15, 10, इन सबको ऐड करोगे 67 आ जाएगा। सो अगर 67 ऐसे जिन्होंने गेम खेला है, कोई ना कोई स्पोर्ट खेला है, तो बाकी जिन्होंने कोई भी नहीं खेला तो वो कौन से होंगे, 100 में से माइनस कर दो 67, दैट वुड बी 33। क्लियर? सो डायरेक्टली आ गया आपका आंसर। डन। सो आपका ये तरीका होता है। क्लियर? चलिए, अब इसका ना मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ, अगर कुछ को अगर दिक्कत हो रही होगी इस फॉर्मूले में, मीन्स आप सोचते हो कि अगर ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग लग रहा है आपको इतना बनाना,
सो एक सिंपल सा फॉर्मूला भी होता है, दैट इज ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन सी प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। क्लियर? तो ये हमारे पास क्या है, फॉर्मूला है। अब देखो, ए यूनियन बी यूनियन सी मतलब टोटल जो बच्चे खेलते हैं स्पोर्ट्स, चाहे वो ए को खेले, चाहे वो बी को खेले, चाहे वो सी को खेले, देन हमारे पास क्या है, ए इंटरसेक्शन बी ये वाला, यानी कि ए और बी को खेलने वाले, मान लो जैसे कि क्रिकेट और फुटबॉल खेलने वाले। देन उसके बाद बी इंटरसेक्शन सी, फुटबॉल और हॉकी खेलने वाले। फिर उसके बाद ए इंटरसेक्शन सी, यानी कि क्रिकेट एंड हॉकी खेलने वाले। एंड देन फाइनली जो होता है, क्या ऐड करना है इसमें हमको, कि टोटल जिन्होंने क्या खेला है, तीनों स्पोर्ट्स खेले हैं। क्लियर? सो हमारे पास डायरेक्टली फॉर्मूला है। आप इसकी मदद से अगर इसमें प्लेस करते हैं ना, तो आपका डायरेक्टली ए यूनियन बी यूनियन सी आ जाता, वो 67 नहीं आता। जब 67 आ गया तो 100 में से माइनस कर दो, खत्म कहानी। क्लियर? सो आई होप आपको फॉर्मूला भी क्लियर है, और वेन डायग्राम से मैंने आपको बता दिया कि आपको कैसे उनको मतलब निकालनी है, हर एक वैल्यू को वेन डायग्राम में, हर पोर्शन की। चलिए नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं। अब ये ना सेम टाइप का क्वेश्चन है, कोई खास अंतर नहीं है इसमें, बस इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन ना रेशियो में पूछ लिया, तो आपको इसको, जिसको बोलते हैं कि अच्छे से पढ़ना है। In an examination, 53% student passed in mathematics, 61 passed in physics, 60 passed in chemistry, 24 passed in maths and physics, and 35 passed in maths and chemistry. ठीक है, 5% passed in none. Clear? 5% ऐसे हैं जो किसी में भी पास नहीं हुए. The ratio of the percentage clear. Okay. तो देखो, अगर 5% ऐसे बच्चे हैं जो कहीं भी पास नहीं हुए, बिल्कुल ही पास नहीं हुए, सो टोटल जो पास हुए हैं, मतलब एटलीस्ट एक सब्जेक्ट में भी जो पास हुए हैं, जो मतलब इन 3 सर्कल्स में आएंगे, जो हमने ड्रॉ करेंगे, जैसे कि यहाँ पे, चलो थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ पहले, देन वी विल मूव टू द आंसर. ठीक है, चलो पहले एक बार एंड में देखो हमको क्या निकालना है. रेशियो परसेंटेज ऑफ पासेस इन मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट इन फिजिक्स. जो केमिस्ट्री और मैथ्स में आएंगे बट फिजिक्स में नहीं आएंगे, इन रिलेशन टू द परसेंटेज ऑफ जो फिजिक्स और केमिस्ट्री में है बट नॉट इन मैथमेटिक्स. ठीक है, चल देखो, अभी मेरे पास क्या है, मेरे को क्वेश्चन में गिवन था ये कि मैंने 3 सर्कल बना लिए. क्लियर? पहला मैथ्स में पास होने वाले, दूसरा फिजिक्स में पास होने वाले, तीसरा केमिस्ट्री में पास होने वाले. वैल्यूज दे रखी थी मुझे 53, 61 एंड 60%. अब मुझे पास ये भी तो गिवन था कि जो ए और बी में पास हुए, यानी कि मैथ्स और फिजिक्स में पास हुए 24%, उससे ज़्यादा फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले 35%, ये बीच के हैं. ये वाले, ये वाला पोर्शन, ये पूरा पूरा. ठीक है, चलिए नाउ, जो मैं आपको अभी बता रहा था कि अगर 5% ऐसे बच्चे हैं जो किसी में भी पास नहीं हुए, यानी कि वो इन सर्कल्स के अंदर तो आ ही नहीं सकते ना. यानी कि जो बच्चे एटलीस्ट एक भी सब्जेक्ट में पास हुए हैं, वो कितने हैं, 100 माइनस 5 यानी कि 95%. तो यानी कि मेरा ए यूनियन बी यूनियन सी आ गया डायरेक्टली. नाउ ए की वैल्यू हमको पता है, बी की वैल्यू हमको पता है, सी की पता है, ए यूनियन बी की पता है, बी यूनियन सी की पता है, सी यूनियन ए की पता है. अच्छा सॉरी, मैंने यूनियन लिख दिया गाइज, यहाँ पे ये इंटरसेक्शन है. ठीक है, ये गलती से ये इंटरसेक्शन होगा. डन. सो अब इसको फॉर्मूले में प्लेस कर दो. ए यूनियन बी यूनियन सी की वैल्यू 95 है, ए बी सी की सबकी वैल्यू प्लेस करी. आपके पास सिर्फ बीच वाला पार्ट नहीं था, ये जो मेजरली हमारा बीच का इंटरसेक्शन वाला होता है ना, दैट इज ये वाला पार्ट, ये नहीं था. तो इसको निकाल लिया हमने, यहाँ से 7% आ गया. यानी कि जो क्या हुए हैं, तीनों में पास हुए हैं, वो पोर्शन आ गया हमारे पास. देन नाउ जैसे ही मेरे पास ये आया, अब खुद से पूछो, हमको क्वेश्चन में बोला था कि परसेंटेज ऑफ दोज हु पास्ड इन मैथ्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट इन फिजिक्स. तो ऊपर आओ, यहाँ पे देखो, मैथ्स और केमिस्ट्री में पास होने वाले कितने हैं, मैथ्स और केमिस्ट्री में पास होने वाले 27 हैं. और ये बीच वाला पोर्शन अभी मैंने 7 निकाला, तो 27 में से 7 माइनस करो, तो ये वाला पोर्शन आ जाएगा ना, ये एग्जैक्टली जो कौन सा वाला है, मैथ्स और केमिस्ट्री वाला, लेकिन इसमें फिजिक्स नहीं है. डन. उसी तरह हमने दूसरे के लिए भी निकाल देना है. ठीक है, दूसरे के लिए हमको फिजिक्स और केमिस्ट्री निकालना है, बट मैथ्स का माइनस करना है उसमें से. यानी कि 35 था, 35 में से 7 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, 28%. इनको रेशियो में डालो, सॉल्व करो, 5:7 विल बी योर आंसर. सिंपलेस्ट
क्वेश्चन था, मतलब मैं बोलूँ अगर आपको एक बार ये समझ आ गया कि फॉर्मूला यूज़ करना है या फिर वेन डायग्राम से करना है, ठीक है? आप दोनों में से कोई भी तरीका यूज़ कर सकते हो। फॉर्मूला थोड़ा-सा क्विक हो जाता है अगर आपको याद है तो, ठीक है? यूनियन इंटरसेक्शन का ध्यान रखना, यूनियन मतलब होता है कि दोनों सेट्स की सारी वैल्यूज़, बट वो 2 बार ऐड नहीं होती है, वो एक ही बार ऐड होती है, ए वाले भी और बी वाले भी, ठीक है? एंड देन हमारे पास इंटरसेक्शन होता है, यानी कि उल्टा यू जिसको हम बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि कॉमन चीज़ें क्या है 2 के बीच में। क्लियर? चलिए, देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है? चल, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। एन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया बाय 65 पीपल, दे ऑल स्पीक एट लीस्ट वन ऑफ द इंग्लिश, फ्रेंच और जर्मन। ये सिंपल है, ठीक है? तो हर कोई मतलब एट लीस्ट एक लैंग्वेज तो बोलता ही है। सपोज 15 स्पीक इंग्लिश एंड फ्रेंच, 13 स्पीक इतना-इतना, 12 स्पीक फ्रेंच एंड जर्मन, 5 स्पीक all 3 languages. A total of 30 people can speak German and 30 can speak French. Clear? तो लगभग हमको सब दे दिया। हमको क्वेश्चन में क्या-क्या दे दिया? एक सेकंड। हमको यहाँ पे दिया है देखो। हमको इंग्लिश, फ्रेंच और हमने इसके लिए 3 के लिए 3 सर्कल बना लिए इंटरसेक्टिंग। हमको पता है फ्रेंच वाले 30 हैं, हमको पता है जर्मन वाले 30 है, इंग्लिश वाले नहीं दे रखे थे हमको, ठीक है? हमको एक और चीज़ पता है कि फ्रेंच और जर्मन वाले 7 हैं, फिर उसी तरह हमारे सॉरी फ्रेंच और जर्मन वाले 12 दे रखे थे, फिर उसी तरह हमको इंग्लिश और फ्रेंच वाले 15 दे रखे थे और उसी तरह हमको इंग्लिश और जर्मन वाले 13 दे रखे थे, तीनों थे। एंड जो तीनों लैंग्वेजेस बोलते हैं ऐसे 5 लोग थे, तो ये बीच वाला इंटरसेक्शन पॉइंट। अब बीच वाला अगर 5 है और ये वाला 13 है, तो 13 - 5 तो ये बीच का पोर्शन 8 आ जाएगा। उसी तरह यहाँ पे 12 - 5 ये 7 आ जाएगा। उसी तरह ये 15 - 5 ये 10 आ जाएगा। तो मैंने ये निकाल लिया। अब आप खुद से पूछो, ये पूरा फ्रेंच 30 का है, ये 10 हो गया, 1 सेकंड, ये पूरा फ्रेंच 30 का है, ये 10 हो गया, ये 5 हो गया, ये 7 हो गया, ऐड कर लो, 10 + 5 15, 15 + 7 आपके पास कितना होता है? 22, तो 22 हो गया, तो 30 में से 22 माइनस किया तो ये बचा हुआ हिस्सा कितना होगा? 8 होगा। उसी तरह हमने ये 10 निकाल लिया, उसी तरह हमने अब ये नहीं निकाल सकते, ई नहीं पता। लेकिन मुझे ये तो पता है ना कि तीनों ये सारे मिला के, इस सर्कल के अंदर जितने भी डिजिट्स हुए हैं, इन सबको मिला के मेरे पास टोटल कितने लोग हैं? 65, यानी कि 65 पीपल हैं। क्योंकि उन्होंने बोला है कि हर व्यक्ति एटलीस्ट एक लैंग्वेज बोलता है। मतलब ऐसे कोई भी लोग नहीं है इस पूरे सेट में 65 में जो लैंग्वेज बोलते ही नहीं, तीनों में से। तो डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं? ये सबको ऐड करो, जो सर्कल के अंदर वाली चीज़ें। सबको ऐड करोगे कितना आएगा? ये वाले को मैंने ई मान लिया, ठीक है? क्लियर? तो ई प्लस ये सारे के सारे ऐड किए, टोटल हमारे पास 65 थे, सॉल्व किया तो ई की वैल्यू कितनी आ गई? 17 डायरेक्टली। क्लियर? कोई दिक्कत ही नहीं। क्या आप इसमें वाला फ़ॉर्मूला लगा सकते थे? डेफ़िनिटली लगा सकते थे, ठीक है? ए यूनियन बी यूनियन सी आपके पास ऑलरेडी दे रखा था 65, यानी उसके पास आपके पास अ, बी की वैल्यू थी, इसकी वैल्यू थी, दैट इज़ योर सी की वैल्यू थी, फ्रेंच वाला था, ये वाला था। बस आपके पास ए नहीं था, ठीक है? बाकी आपके पास सारी वैल्यूज़ थी। तो आपका ए निकल जाता। फिर जब ए निकल जाता, तो आपको कैसे निकालना है क्या? आई थिंक ए ही निकालना था। व्हाट इज़ द नंबर पे हू ओनली स्पीक इंग्लिश, ठीक है। तो आपके पास जब ए निकल जाता ना, तो उसमें से आपको ये कॉमन वाले पोर्शन माइनस करने पड़ते, ठीक है। तो आपका फिर ये निकल जाता। क्लियर? चलिए, तो ये था हमारे पास वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट। आई थिंक आप सबको समझ आ गया होगा। चलो, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पोर्शन, दैट इज़ द परम्यूटेशन वाला। इसको परम्यूटेशन बोलना भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि आपके पास उतना फॉर्मूला बेस नहीं है। ये जस्ट लॉजिकल आपके पास टाइप का क्वेश्चन नहीं है। क्लियर? चलिए, स्टार्ट करते हैं। द नंबर ऑफ वेज बाय व्हिच 6 डिस्टिंक्ट बॉल्स कैन बी पुट इन 5 डिस्टिंक्ट बॉक्सेस, ठीक है। वो कह रहे हैं 6 बॉलों का आपको 5 अलग-अलग डब्बों में भरना है, ठीक है। तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? देखो, आपके पास कितने हैं? क्या बोला है? 6 बॉल्स हैं, इनको 5 बॉक्सेस में भरना है। सो मान लो 1 बॉल है, 2 सेकंड रुको। मान लो 1 बॉल है, इसके पास देखो ये हमारे पास 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 हो गए। ये 5 डब्बे हैं। सो ये जो 1 बॉल है, ये या तो इसमें आ सकती है, 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 या तो इसमें आ सकती है। ठीक है। इसके पास कितने ऑप्शंस हैं?
इसके पास है 5 ऑप्शंस। तो पहली बॉल के पास है 5 ऑप्शंस। उसी तरह जो दूसरी बॉल होगी वो भी इसमें आ सकती है, इसमें आ सकती है, इसमें आ सकती है, उसके पास भी 5 ऑप्शन, ठीक है। फिर तीसरी बॉल के पास फिर 5 ऑप्शन, फिर अगली वाली बॉल के पास भी 5 ऑप्शन, फिर अगली वाली बॉल के पास भी 5 ऑप्शन, फिर लास्ट वाली बॉल के पास भी 5 ऑप्शन। तो 6 की 6 बॉलों के पास 5 ही ऑप्शंस हैं, 5 पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो सबको मल्टीप्लाई कर दो, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी 5 की पावर 6, और आंसर आएगा 15,625। तो क्या आपको ये सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई करना है? नहीं करना है। ऑप्शन देखो, किसी की भी यूनिट डिजिट में 5 नहीं आता, और 5 की पावर को अगर आप करोगे तो हमेशा एंड में क्या आता है, यूनिट डिजिट पे 5 आता है। से क्वेश्चन डायरेक्टली आपका मतलब कितना सेकंड का था, 30 सेकंड्स एट मोस्ट, इससे ज़्यादा का क्वेश्चन नहीं है, लॉजिकल क्वेश्चन है। क्लियर? चलिए, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आउट ऑफ द डिजिट्स, कितना 1 2 3 4 5 6, हाउ मेनी डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड विदाउट रेपिटेशन ऑफ डिजिट्स? ठीक है, अब ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन, ये मैंने पहले बताया हुआ है। तो 6 डिजिट्स हैं आपके पास, 1 से लेके 6 तक। वो बोल रहे हैं कि हमको एक 2 डिजिट नंबर फॉर्म करना है, जहाँ पे रेपिटेशन अलाउड। तो आप खुद से पूछो ना कि मेरे पास 2 बॉक्सेस हैं, मतलब 2 डिजिट नंबर बनाना है, यानी कि एक यहाँ पे आ जाएगा, एक यहाँ पे आएगा। क्लियर? मेरे पास 6 डिजिट्स हैं अभी। तो ये जो पहला वाला डब्बा है, इसमें मैं कितनी रख सकता हूँ? मेरे पास 6 ऑप्शंस हैं, 6 पॉसिबिलिटीज़। या तो मैं 1 रख सकता हूँ, 2 रख सकता हूँ, 3 रख सकता हूँ, 4, 5 या फिर 6। मान लो मैंने यहाँ पे एक नंबर रख दिया कोई सा भी, इन 6 नंबर में से। तो अब जो अगला डब्बा है, इसमें मैं कितने नंबर रख सकता हूँ? जो पहले में रख दिया उसको हटा के मैं कितने रख सकता हूँ? 5 ही तो रख पाऊँगा, क्योंकि एक तो मैं ऑलरेडी पहले वाले बॉक्स में रख चुका हूँ, है ना? और क्वेश्चन में हमको बोला था नो रिपिटिशन इज़ अलाउड। अगर रिपिटिशन अलाउड होता, तब तो बहुत सिंपल था, तब तो 6 6 जा 36 हो जाता, क्योंकि इसमें भी 6 आ जाते और इस वाले में भी 6 आ पाते। सो वो अभी यहाँ पे है नहीं। सो दैट मीन्स हमारे पास पहले वाले में 6 पॉसिबिलिटीज़ हैं, दूसरे वाले में 5 हैं। टोटल पॉसिबिलिटीज़ कितनी हो जाएगी? 6 इंटू 5, यानी कि 30 पॉसिबिलिटीज़ हैं, जो हमारी बनती है। क्लियर? कोई दिक्कत है? नहीं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आई थिंक ये सिंपल है। क्लियर? आपको सिर्फ़ ये देखना है कि कितनी आपके पास बोल सकते हैं ना अरेंजमेंट बन पा रहे हैं। अब यहाँ पे आप कोई सा भी नंबर रख सकते थे। क्लियर? पहले में आप 1 रखो, फिर आपके पास दूसरे वाले में कुछ और रखोगे, फिर पहले वाले में कुछ रखो, फिर दूसरे वाले में कुछ। तो टोटल कितनी है? फर्स्ट में 6 की पॉसिबिलिटी है, दूसरे में 5 की। तो 6 5 ज़ा 30। क्लियर? चलें, अगला क्वेश्चन बहुत आसान है। इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, मैं आपको सिंपलेस्ट बताऊँगा मेरी तरफ से, है ना? हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स फॉर्म करे जा सकते हैं विद द वर्ड कोविड? तो कोविड वर्ड में से कितने ऐसे, मतलब उसके अल्फाबेट्स यूज़ करके आप कितने ऐसे वर्ड्स बना सकते हो, विद और विदाउट मीनिंग, ठीक है? तो इसमें कोई मीनिंग है, बना सकते हो इससे, कोविड वाले वर्ड से। तो पहले देख लो कोविड में कितने वर्ड्स हैं, कितने अल्फाबेट्स हैं। सो 1 2 3 4 5, 5 अल्फाबेट्स हैं। सो 5 डब्बे ही आप यूज़ कर सकते हो ना, 1 2 3 4 5। तो बनाओ फिर पॉसिबिलिटीज़, दैट इज़ पहले वाले में आपने 5 यूज़ कर लिए, दूसरे वाले में आप 4 ही यूज़ कर पाओगे, क्योंकि पहले वाले में 5 एक यूज़ हो गया ना, तो अगले वाले में 4, फिर अगले वाले में 3, फिर अगले वाले में 2, फिर अगले वाले में 1। सो सारे मल्टीप्लाई कर दो, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। सो दैट मीन्स आपका कितना हो गया? 120। क्लियर? डायरेक्ट है, कोई दिक्कत ही नहीं। अब कुछ बोलेंगे कि इसमें हमने रेपिटिशन तो बोला ही नहीं था कि रेपिटिशन नॉट अलाउड, तो फिर हम ऐसे क्यों कर रहे हैं, रिपीट क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर आप रिपीट करके डालते तो ये 5 5 25 5 25 ऑप्शंस देख लो, दिख रहे हैं कहीं पे रिपीटिशन वाले? बनता ही नहीं। सो दैट मीन्स कि वो पॉसिबिलिटी नहीं है। सो यानी कि हमको क्या लेना है, रेपिटिशन अलाउ नहीं करना है यहाँ पे। तो कई बार आपको क्वेश्चन में अगर क्लियरली नहीं दिया है, तो आपको थोड़ा बहुत अपना दिमाग चला के पढ़ना पड़ेगा क्वेश्चन, और ऑप्शंस देखने पड़ेंगे। तो मुझे ऑप्शन में दिख ही नहीं रहा है कोई इतना हैवी। अगर मैं इसमें रेपिटिशन अलाउ कर देता, ये 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 चलता रहता, फिर तो 5 5 25 5 की पावर 5 हो जाता। सो वो तो गड़बड़ हो जाती। और ऑप्शन में कोई भी ऐसा नहीं है जिसकी यूनिट डिजिट में 5 और इतना बड़ा नंबर हो। डन? सो दैट मीन्स रेपिटिशन वाज़ नॉट अलाउड। सो मेरा आंसर कितना है? 120। क्लियर? आई होप दिस क्वेश्चन इज़ आल्सो क्लियर। ठीक है? चलिए, नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ। Now next, the number of ways in which 3 boys and 2 girls can be arranged in a queue, given that 2 girls have to be sitting next to each other. ठीक है? सो हमारे पास बेसिकली क्या है, 5 लोग हैं, 3 बॉयज़ हैं, 2 गर्ल्स हैं। तो 5 लोग हैं मेरे पास यहाँ पे। तो मान लो 1 2 3 4 5। अब ये कह रहे हैं कि मेरे को क्या करना है, इनको अरेंज करना है एक लाइन में, ठीक है?
कि जिस तरह से 2 लड़कियाँ साथ में रहें हमेशा। अगर इन 2 लड़कियों को मैं एक साथ मान लूँ, तो यानी कि मेरे पास कितनी पोज़ीशन्स हैं? 1, 2, 3, 4, है ना? क्योंकि 2 लड़कियाँ तो एक साथ ही मान रहा हूँ मैं, ये 2 हैं, फिर 1 ये है, फिर ये है, फिर ये, ठीक है? क्लियर? नाउ अगर मैं 4 के हिसाब से लेके चलूँगा अब, क्योंकि मेरे पास मुझे पता है कि 2 लड़कियाँ क्या बैठनी है, साथ में बैठनी है या फिर एक साथ ही बैठानी है उनको। तो देखो, तो पहले में 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं, टोटल हमारे पास 5 थे ना, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, 2 को कलेक्टिव ले रहे हैं, तो कितने ऑब्जेक्ट्स हैं मेरे पास? 4। तो पहले वाले में 4 बैठ सकते हैं, फिर दूसरे वाले जगह पे हमारे पास 3 ऑप्शन बचेंगे, अगले वाले में हमारे पास 2 बचेंगे, फिर अगले वाले में 1 बैठ सकता है। क्यों कम हो रहा है एक-एक करके आप समझ रहे हो? क्योंकि जब आपने पहली पोज़ीशन में किसी को बैठा दिया, तो वो दोबारा अगली पोज़ीशन में थोड़ी बैठेगा। क्लियर? चलिए, तो ये आ गया। टोटल पॉसिबिलिटी आई 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी कि 24 पॉसिबिलिटीज़। नाउ अब आप देखो, ये जो 2 लड़कियाँ बैठी हैं ना, ये साथ में, इनको भी तो आप आगे-पीछे कर सकते हो। मान लो कि ये गर्ल नंबर ए है, ये गर्ल नंबर बी है। सो अभी ए भी बैठा है, फिर बी ए करके भी तो बैठा सकते हो हर एक पॉसिबिलिटी के साथ। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी बन रही है। तो यानी कि 2 पॉसिबिलिटीज़ विथ 2 गर्ल्स टुगेदर। सो इसको मल्टीप्लाई कर दो बस, 2 इंटू 24। सो यानी कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी कितनी आ गई? 48, 48। क्लियर? तो आंसर इज़ 48। समझ रहे हो? सिंपल सा क्वेश्चन है। ज़्यादा टिपिकल है ही नहीं, कोई दिमाग मतलब ज़्यादा लगाना ही नहीं है इसमें। डन? चलिए, आई होप दिस इज़ ऑल्सो क्लियर। तो आपको सिर्फ़ क्या देखना होता है कि मेरे पास कितनी अरेंजमेंट्स आ रही हैं और कितनी पॉसिबिलिटी बन रही है। क्लियर? अभी यहाँ पे क्वेश्चन था हमारे पास 5 लोगों का। अब इसमें बॉयज़ गर्ल्स का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। अगर यहाँ पे ये क्वेश्चन में ये बोल देते कि सिंपल सा क्वेश्चन देते कि 5 लोग हैं, 2 लोगों को आपको साथ ही बैठाना है, तो भी आंसर यही निकल के आता। ठीक है? यहाँ पे बोल देते 2 बॉयज़ को साथ ही बैठाना है, तो भी आंसर आपको यही निकल के आता। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास देयर इज़ अ ग्रुप ऑफ 5 पीपल। ठीक है, सेम क्वेश्चन, डिट्टो सेम क्वेश्चन। अब देख रहे हो आप, ये पीवाईक्यूज़ हैं आपके सारे, सिमिलर टाइप में आए हैं। देयर आर 5 पीपल्स अमंग व्हिच 1 कपल है। इन हाउ मेनी वेज़ कैन दीज़ 5 पीपल बी सीटेड इन अ रो हैविंग 5 चेयर्स इफ द कपल इज़ टू बी सीटेड नेक्स्ट टू ईच अदर। ठीक है? तो एक रो में बैठाना है इनको 5 लोगों को और कपल्स को साथ में बैठाना है। सेम क्वेश्चन बच्चा। क्या क्वेश्चन था? जो ऊपर वाला है, आंसर भी सेम ही आएगा। ठीक है? क्योंकि अगर 2 लोगों को साथ में बैठना है, यानी कि अब आपके पास कितनी पोज़ीशन्स हैं? मैं बोलता हूँ ना 4 ही पोज़ीशन बची ना, क्योंकि 2 तो साथ बैठेंगे। तो अगले इस वाले में कितने लोग आ सकते हैं? 4 की पॉसिबिलिटी है, इस वाले में 3 की, इस वाले में 2 की, इसमें 1। सेम क्वेश्चन, डन? सो ये होमवर्क है। होमवर्क भी क्या है, मतलब आंसर मैंने बता ही दिया। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ ग्रुप ऑफ 5 पीपल कंसिस्टिंग ऑफ अ कपल। ये क्वेश्चन हमारा 2024 में आया था, ये मैं आपको करा भी चुका हूँ। फिर से बता रहा हूँ थोड़ा-सा। राउंड टेबल मीटिंग, राउंड टेबल है। हाँ, अब एक चीज़ ध्यान में रखना कि जब भी हम टोटल पॉसिबिलिटीज़ निकालते हैं और राउंड टेबल्स की बात होती है, तो राउंड टेबल्स में ना एक पॉसिबिलिटी कम हो जाती है हमेशा। क्यों? क्योंकि जब आपके पास इस पोज़ीशन में हो आप, पहली पोज़ीशन में हो और जब आप इस पोज़ीशन में हो, तो सिमिलर ही पोज़ीशन बन जाती है, राउंड में आप घूम के वही नंबर बन जाता है। अगर मैं ऐसे लिखूँगा ना 1, 2, 3, 4, 5, तो अब ये अगर फर्स्ट पोज़ीशन पे है ना, तो ये वाला भी तो फर्स्ट ही पोज़ीशन है। राउंड में आप ये नहीं बता सकते ना कौन यहाँ पे है, कौन एक जगह पे, कौन दूसरी जगह पे। क्योंकि वो कनेक्ट हो जाएगा इन दी एंड, ये एडजेसेंट हो जाएगा, 1, 5 के एडजेसेंट आ जाएगा। सो एक पोज़ीशन यानी कि एक पैटर्न हमेशा कम हो जाता है। तो यानी कि ग्रुप ऑफ 5 पीपल्स है ना, तो हम स्टार्टिंग से इसको 1, 5 माइनस 1, 4 मान के चलते हैं। सो टोटल पॉसिबिलिटीज़ जो बनती है वो 4 फैक्टोरियल बनती है। फैक्टोरियल का मतलब जिसको नहीं पता वो कुछ नहीं होता। उल्टी गिनती में मल्टीप्लाई कर दो। 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, बस ये होता है। जो कि हम अभी तक करते ही आ रहे हैं। हर एक डब्बा बना के हम करते हैं ना, 4, 3, 2, 1 सेम। तो 4 तीजा 12, 12 टू 24, तो आपके पास कितनी आ रही है टोटल पॉसिबिलिटी यहाँ पे? 24 की बनेगी। 5 लोगों को अगर सर्कल में बैठाया तो टोटल पॉसिबिलिटी 24 की है। अब इन्होंने बोला है इसमें एक कपल है। व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ वे इन व्हिच सिटिंग अरेंजमेंट सो दैट द कपल डू नॉट सिट नेक्स्ट टू ईच अदर। तो कपल को साथ में नहीं बैठाना। अब जब मैंने आपको 2024 के पीवाईक्यू वाली वीडियो में बताया था, तो मैंने वहाँ पे आपको जनरल मेथड बताया था, रीज़निंग वाला। यहाँ पे मैं आपको सिंपली बताऊँ तो आप इसमें NC2 वाला मेथड लगा सकते हो, कॉम्बिनेशन वाला। बट अगर आपको वो समझ नहीं आ रहा, तो आप एक काम कर लो ना, कपल को साथ में बैठा दो। नंबर ऑफ वेज़ जिसमें वो साथ में बैठ सकते हैं, जो कि हम अभी निकाल रहे थे थोड़ी देर पहले तो। तो आपके पास कितना आ जाएगा?
कितने तरीके से आप उनको साथ में बैठा सकते हो। तो यहाँ पे ये 4 फैक्टोरियल था, 4 पॉसिबिलिटी थी। अब उसमें भी उनको साथ में बैठाना है आपको, तो 4 माइनस 1 यानी कि कितना 3 फैक्टोरियल। ये आपका कितना हो जाएगा? दैट इज़ 2 सेकंड। ये आपका 3 फैक्टोरियल आया नहीं, 3 इंटू 2, 3 टू जा 6। और ऐसे कितने केसेस हैं आपके पास? 2। तो 6 इंटू 2, क्योंकि वो 2, अब मैं इंटू 2 क्यों कर रहा हूँ आप ध्यान रखना। अभी हमने एक क्वेश्चन किया था, उसमें तो हमने n में इंटू 2 किया था। मैंने कहा था 2 गर्ल्स साथ में बैठानी। अब इसको ना यहाँ पे भी बैठाया जा सकता है और इसको यहाँ पे भी बैठाया जा सकता है। तो आपके पास 2 पॉसिबिलिटीज़ और बनती है ना। तो यानी कि मेरे पास वैसे 3 टू जा 6 बन रही थी, लेकिन क्योंकि वो कपल में कोई लेफ्ट बैठ सकता है, एक राइट बैठ सकता है, इंटरचेंज हो सकते हैं, तो यानी कि 6 टू जा 12। सो टोटल पॉसिबिलिटी ऑफ देम सिटिंग टुगेदर कितनी है? 12। एंड टोटल पॉसिबिलिटी कितनी थी? 24 थी। तो साथ में ना बैठनी, देखो टोटल पॉसिबिलिटी 24 आई थी हमारी, एंड साथ में बैठने की पॉसिबिलिटी है 12। तो साथ में ना बैठने की पॉसिबिलिटी कितनी होगी? 24 माइनस 12 यानी कि 12 ही आएगा। तो दैट इज ऑल्सो द आंसर वे, ठीक है, जिससे आप निकाल सकते हो। और जो तरीका मैंने आपको सिंपली बताया था अपना पिछली बार, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। वो था जनरली लॉजिक वाला, कि मैंने क्या बना दिया, ये 5 डब्बे बनाए। सिंपल सी बात है। अगर मैंने इस फर्स्ट पोजीशन में उसको बैठा दिया, कपल को, एक पार्टनर को, तो अगले वाले में नहीं बैठा सकता, यानी कि यहाँ पे बैठा सकता हूँ बस, ठीक है। उसी तरह अगर मैंने कपल को यहाँ पे बैठा दिया है एक को, दूसरा वाला कहाँ पे आ सकता है? सिर्फ यहाँ पे आ सकता है। क्यों? क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे बैठाऊंगा तो फिर वो एडजेसेंट हो जाएंगे ना, क्योंकि राउंड में बैठे हुए हैं, तो लास्ट वाला पहले वाले के साथ ही होता है अटैच, वहाँ पे भी नहीं आ सकते। सो 2 ही केसेस बन रहे थे यहाँ पे सीधा सीधा। अब क्या करो, ये जो बीच वाले क्वेश्चन, यहाँ पे कितने लोग बचे? 3 लोग बैठ सकते हैं, क्योंकि 2 लोग तो ये हो गए ना, 1 और 2 बैठा दिए मैंने। तो यानी कि 3 आएगा यहाँ पे पॉसिबिलिटी, यहाँ पे 2 की पॉसिबिलिटी और अगले वाले में 1। उस तरह यहाँ पे 3 2 1, टोटल मल्टीप्लाई करो, 3 टू जा 6, 6 पॉसिबिलिटी, 3 टू जा 6, 6 पॉसिबिलिटी, ऐड कर लो, टोटल कितनी? 12 पॉसिबिलिटी। सो दैट इज द आंसर। तो आप रीजनिंग बेस से भी कर सकते हो और सिंपल बेस से भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आप मैथ्स के हिसाब से, परमुटेशन वगैरह के हिसाब से जाओगे, तो मैंने आपको बताया कि अगर राउंड टेबल है आपके पास, याद रखना, अगर राउंड है, चक्कर है, सो उसमें आपके पास टोटल पॉसिबिलिटी का फॉर्मूला होता है n-1 फैक्टोरियल। डन। तो n-1 फैक्टोरियल कर लिया। और जब भी बोल दिया जाए ना कि 2 लोग साथ में बैठ रहे हैं, तो उसमें उतना ही माइनस कर दो ना। मतलब 2 लोग अब क्या बन चुके हैं? 1 बन चुका है। तो यानी कि n-1 मेरे पास कितना आ गया था? 5 माइनस 1 यानी कि 4 फैक्टोरियल हो गया था ना। अब 4 में भी 1 माइनस और कर दो, क्योंकि 2 लोगों को कलेक्टिवली साथ में बैठा रहे हो। डन। तो यानी कि अब अगला वाला, साथ में बैठने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, सॉरी, पॉसिबिलिटीज कितनी होगी? 3 फैक्टोरियल। बस सिंपल। डन। आई फील इतना क्लियर होगा। अगर नहीं होगा तो आप मुझे टेलीग्राम में कांटेक्ट कर सकते हो, मैंने हमेशा बोला है, ठीक है। एक बार वीडियो को दोबारा भी देख सकते हो। डन। नहीं तो हमेशा बोलता हूँ मैं कि लॉजिकली करो, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया है, ठीक है। मुझे वहाँ पे फॉर्मूला याद ना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं लॉजिकली अरेंजमेंट बना सकता हूँ, ठीक है। और क्वेश्चन ज़्यादातर ऐसे ही आते हैं सीपीएफ में जो लॉजिकली सॉल्व हो सकते हैं। डन। चलिए, नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रोबेबिलिटी। अच्छे क्वेश्चन हैं प्रोबेबिलिटी के, ज़्यादा आते नहीं। क्लियर। पिछली बार आया था एक क्वेश्चन, जो पिछले 9 सालों में देखो एक ही बार आया प्रोबेबिलिटी, पिछले साल। तो चांसेस है इस साल भी आ सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। बट बहुत ही बेसिक आया था, और ये क्वेश्चन मैंने गलत किया था जल्दीबाजी में। अ फेयर कॉइन टॉस 3 टाइम्स, 3 बार टॉस कॉइन को टॉस किया है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड्स। तो सिंपल सी बात है, सारी की सारी पॉसिबिलिटीज लिख दो ना। तो टोटल ये पॉसिबिलिटीज आपके पास 8 पॉसिबिलिटीज बनती हैं। क्लियर। हेड हेड हेड, टेल 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 हेड, जो भी है। अब इन्होंने बोला एग्जैक्टली 2 हेड, तो एग्जैक्टली 2 हेड वाली आपकी एक ये है, एक ये है, एक ये है, 3 पॉसिबिलिटी थी। तो फेवरेबल पॉसिबिलिटी 3 है, टोटल पॉसिबिलिटीज 8 हैं, तो 3/8 आपका आंसर आ गया। सिंपल। तो जब भी आपको पॉसिबिलिटीज बनानी है, एंड फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला यही होता है। एक ही फॉर्मूला है तुम्हारे हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग। और जो हाई लेवल की प्रोबेबिलिटी है वो कभी भी सीपीएफ में नहीं आएगी, एडवांस वाली, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना। और ध्यान रखना कि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, ठीक है। डन। तो अगर 2 आउटकम्स है, मान लो ए आउटकम है और बी आउटकम है, तो दोनों प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को ऐड कर लोगे तो टोटल प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम 1 ही होती है, ठीक है। याद रखना, मिनिमम 0,
मैक्सिमम 1। ठीक है, चलो एक दो क्वेश्चंस मैंने अपनी तरफ से एक्स्ट्रा लिख दिए बिकॉज मुझे लगा कि आपके अगले साल हमारे आ सकते हैं इस बार। देखो, इन ए साइमल्टेनियस थ्रो ऑफ डाइस व्हाट इज द पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7। देखो ये क्वेश्चन क्या आता है सेकंड, ये सैंपल स्पेस का क्वेश्चन। सो जब भी हमारे पास कोई डाइस है उसको दो बार फेंकोगे तो आपके पास पॉसिबिलिटी कैसे बन सकती है, देखो ऐसे बनती है ना, 1 कॉमा, यानी दोनों में 1 1 आ जाएगा, फिर यानी कि पहले में 1 दूसरे में 2, फिर पहले में 1 दूसरे में 3। तो इस तरीके से आपकी पॉसिबिलिटीज बनती रहेंगी। उस तरह ये कहाँ तक जाएगा, 1 6, फिर अगली होगी 2, पहले वाले में 2 दूसरे वाले में 1, फिर अगले वाले में क्या है, पहले वाले में 2 दूसरे वाले में 2, फिर ऐसे ही चलते हुए क्या आएगा 2 6। उस तरह ये सारे के सारे अगर आप बनाते रहोगे तो एंड में क्या बनेगा, ये आपका 6 1 और यहाँ पे 6 6 तक। तो टोटल ऐड करोगे तो ये 36 बनता है। कितना बनता है, 36। तो टोटल सैंपल स्पेस जब दो बार कॉइन को टॉस किया जाता है, क्योंकि सॉरी डाइस को थ्रो किया जाता है, तो कितना बनता है, दैट इज 36। 6 6 36, क्योंकि दो बार किया है आपने, और नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 6 होते हैं, तो 6 का स्क्वायर यानी कि 36। नाउ इसमें ये बोल रहे हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टोटल 7। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपको एक तरफ से चेक करते जाना है कि 7 बन जाए ऐड करके। क्लियर। नाउ अगर 7 बनाना है आपको तो कितना मुश्किल है, देखो आपको 7 बनाने के लिए ढूंढना है, 1 1 में नहीं, 1 2 नहीं, 1 3 नहीं, 1 4 नहीं, 1 5 नहीं, 1 6 हाँ, तो एक लिख लो। फिर उसी तरह दूसरे वाले में भी चेक करो, 2 1 2 3 2 4, ठीक है। इस तरह 2 5, जैसे कि हाँ 2 5 आ गया तो एक और ऐड हो गया। फिर ऐसे ही आपको गिनना है कितने बने हैं, और जितने भी बने उसको अपॉन में क्या कर दो आप, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो आपके पास 36 ही होंगे सैंपल स्पेस, सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास अ बैग कंटेन्स 5 and 6 white balls. Two balls are drawn at random. What is the probability that the ball drawn are white? Now ये भी एक टाइप का क्वेश्चन है, इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये सिंपल है और ये आएगा, अगर आपके पास प्रोबेबिलिटी का आता है तो बहुत अच्छे चांस होंगे। तो एक बैग है आपके पास, उसमें 5 ब्लैक हैं, 6 वाइट बॉल्स है, दो बॉल्स को रैंडमली निकाला। अब देखो रैंडमली जब आप निकाल दो तो टोटल बॉल्स कितनी है, 6 + 5 यानी कि 11। सो टोटल फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स, सॉरी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 11। सो आपने पहली बार जब निकाला, सो आपको क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है वाइट। तो वाइट कितनी है आपके पास, 6 है, तो यानी कि फेवरेबल नंबर कितना है, 6, और टोटल हमारे पास 11, तो प्रोबेबिलिटी आ गई 6/11। लेकिन आपने दोबारा भी तो निकाला, दो बॉल्स निकाली है ना, पहली बॉल निकाली ठीक है, फिर दूसरी बॉल जब आपने निकाली, यानी कि दूसरी बॉल जो निकली है, अब पहली आप निकाल चुके हो, तो अगली बार में क्या ऑप्शन बचता है आपके पास, 6 में से एक तो निकल गई, यानी कि अब अगली वाली है 5। अब उसी तरह 11 में से एक बॉल ऑलरेडी निकाली जा चुकी है, तो यानी कि अब कितनी बची, 10। तो पहली वाले की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, 6/11, दूसरे की कितनी थी, 5/10, एंड इनको मल्टीप्लाई करना होता है। अगर ओवरऑल प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो क्या करते हैं हम, इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज़ को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये सक्सेसिव प्रोबेबिलिटीज़ है। क्लियर, मल्टीप्लाई करो, 6 5 जा, इसको काट लो, 5 2 जा 10, तो यानी कि 2 3 जा 6, यानी कि 3/11। डन, तो हमारे पास आंसर आ गया। डन, याद रखना अगर कभी भी ऐसे आया तो आपको दोनों की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और जो बॉल निकल गई है उसको माइनस कर दो। क्लियर, हमेशा ध्यान रखना। डन, यहाँ पे ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता था, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग 1 वाइट बॉल एंड 1 ब्लैक बॉल। सोचो अगर ऐसा क्वेश्चन हो जाता, 1 वाइट एंड 1 ब्लैक हो जाता, सो तब क्या करना पड़ता हमको, देखो वाइट की कितनी है, 6/11, ये तो पता ही है हमको पहली बार। अब जैसे ही आपने ये निकाला ना, एक बॉल निकल चुकी है, तो टोटल अब कितनी बॉल बची, 11 में से एक चली गई तो 10 बची, अब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब मेरे को निकालनी है दूसरी ब्लैक, ब्लैक कितनी है टोटल, 5, तो 5/10। ठीक है, दैट्स इट, क्लियर रहेगा। Done. अब ये सिंपल लग रहा है ना, सेम लग रहा है, क्योंकि वहाँ पे 6 थी, एक माइनस करके एक बच रही थी। मान लो अगर यहाँ पे 7 बॉल होती तो ये 6/10 हो जाता। ठीक है, ब्लैक अगर आपके सॉरी, अगर ब्लैक हमारी 6 होती, ठीक है, अगर ब्लैक मान लो कि क्वेश्चन में हमको गिवन होता कि ब्लैक आपकी कितनी 6 है, तो हमारे पास ये 6/10 हो जाता। डन, ध्यान रखो, सब निकाल सकते हो, बस उनको क्या करना है आपको, बाद में एंड में दोनों प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई कर देना है। डन, चलिए, तो ये हमारे पास ये क्वेश्चन था।
ना हमारे पास आता है क्लॉक वाला ना। क्लॉक में देखो कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। क्या है मैं पहले लिख लेता हूँ। देखो सिंपल सी बात है, घड़ी की बात हो रही है। घड़ी की स्पीड्स पता होनी चाहिए आपको, कौन सी सुई कितनी स्पीड से घूमती है। तो अगर हमारे पास मिनट हैंड की बात करें, ठीक है, एक सेकेंड। मिनट हैंड की अगर मैं बात करूँ, तो मिनट हैंड 360 डिग्री घूमती है। कितने मिनट लगाती है? 60 मिनट में। जब हमारी हमारी जो हमारी मिनट वाली सुई है, तो काटो कितना आएगा, यानी कि 6 डिग्री पर मिनट। उसी तरह अगर मैं आर हैंड की बात करूँ, तो आर हैंड हमारा 360 डिग्री घूमता है, लेकिन 12 घंटे में। और 12 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करो, कितना आएगा? आएगा आपका आधा डिग्री पर मिनट। डन। तो यानी कि मिनट हैंड एंड उनकी मेरी रिस्पेक्टिव स्पीड आ गई। अब अगर मुझे बताना है कि दोनों साथ में घूम रही है ना, कितना कवर करेंगी दोनों साथ में घूम के, या कितना डिस्टेंस पाएंगी, तो मुझे इनकी रिलेटिव स्पीड भी तो पता होनी चाहिए। तो आप खुद से पूछो कि जब भी कोई रिलेटिव स्पीड की बात करते हैं तो हम बोलते हैं सेम डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन। तो घड़ी की सुइयां तो सेम ही डायरेक्शन में जाती है ना, अपोजिट डायरेक्शन में तो जाती नहीं, दोनों ही क्लॉकवाइज घूम रही है। सो यानी कि क्लॉकवाइज में अगर हमको निकालना है, सो दैट मीन्स सिंपल क्वेश्चन। आप बताओ, दैट इज रिलेटिव स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? सेम डायरेक्शन में ऐड कर दो, यानी सॉरी, सेम डायरेक्शन में माइनस होती है, यानी 6 - 1/2 करोगे कितना होगा? 12 - 1/2, दैट वुड बी 11/2 डिग्री पर मिनट। क्लियर? सो यानी कि हमारी जो रिलेटिव स्पीड है घंटे वाले सुई की और मिनट वाली सुई की, वो है हमारी 11/2 डिग्री पर मिनट। ये ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट है ना। एक और चीज़ जो इंपॉर्टेंट है, वो है फॉर्मूला। चलो उस पर बाद में आता हूँ, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्लियर? देखो, एट व्हाट टाइम बिटवीन 2 and 3 विल द आवर एंड द मिनट हैंड्स ऑफ द क्लॉक बी 12 मिनट्स डिवीजन अपार्ट। 2 और 3 के बीच में वो कौन सा टाइम होगा जब घड़ी की घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच का जो डिफरेंस है वो 12 मिनट का होगा। क्लियर? चलो, देखो इसको करने का मेरा जो तरीका है, ये बहुत बेसिक वाला पहले बता रहा हूँ और फिर शॉर्टकट तरीका बताऊंगा। पहले देखते हैं। देखो, जब मैं 2 बजे की बात करता हूँ, सबने घड़ी देखी होगी आई थिंक, है ना। जब 2 बजते हैं तो 2 बजे कहाँ थी सुई? ऐसी होती है ना, यहाँ पे 2 होता है, ये 12 पे ये होती है। तो आर हैंड आपकी 2 पे होती है और मिनट हैंड आपका कहाँ पे होता है? 12 पे होता है। तो इनके बीच का जो एंगल है वो तो आप निकाल ही सकते हो ना। वो कितना होता है? 60 डिग्री। अब कोई बोलेगा 60 डिग्री कैसे होते हैं, तो आप खुद से पूछ लो ना। टोटल हमारे पास सर्किल में 360 होते हैं, और कितने नंबर्स होते हैं? 1 से लेकर 12 तक। तो 12 में डिवाइड करो, 12 थीजा, यानी कि एक नंबर की वैल्यू कितनी है? 30 डिग्री। तो यानी कि यहाँ से 12 से 1, 1 से 2, 2 यूनिट है, यानी कि 30 × 2 यानी कि 60 डिग्री। जब 2 बज रहे थे, 2 बजे आपकी जो मिनट एंड आर हैंड के बीच में कितना एंगल था? 60 डिग्री था। अब खुद से पूछो कि 12 मिनट की वैल्यू कितनी डिग्री होती है? जब हमने अभी निकाला कि हमारे पास क्या था, 5 मिनट की वैल्यू 30 डिग्री थी, तो हमारे पास 5 मिनट कितना था? 30 डिग्री था। सो 1 मिनट कितना होगा हमारे पास? दैट वुड बी 30/5। और हमारे पास को काटो, 6 हो जाएगा ना। मतलब 1 मिनट कितनी है? 6 डिग्री के बराबर है। तो 12 मिनट कितना होगा? 12 × 6 = 72। सो हमारे पास 12 मिनट की वैल्यू है 72 डिग्री। सो जब भी ये सुई आगे बढ़ेगी ना, तो पहले कम होगा ना ये एंगल इनके बीच का, ये आगे आगे बढ़ता जाएगा। और जैसे ही ये आगे बढ़ेगा, तो ये 60 डिग्री अभी कम होते होते ये फिर बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, 60 से 50 होगा, 40 होगा, फिर एक पॉइंट पे जब ये 0 हो जाएगा, ओवरलैप करेगा, फिर आगे बढ़ के फिर जाके वो 72 बनेगा ना कभी आगे जाके। क्लियर? तो यानी कि हमारी जो सुई है, जो यानी कि हम बोलें कि ये घूमेगा, तो इनको कितना एंगल कवर करना है? 60 डिग्री पहले ही था, वो तो कवर करेंगे, प्लस 72 डिग्री और कवर करना है, तो टोटल उनको 132 डिग्री कवर करना है। 132 डिग्री कवर करना है, और इनके बीच की रिलेटिव स्पीड कितनी होती है? अभी मैंने आपको बताया 11/2 डिग्री होती है पर मिनट। सो बस ठीक है, 132 को कवर करना है, डिवाइडेड बाई 11/2, सॉल्व करो कि कितना आएगा? 24 मिनट। सिंपल क्वेश्चन। क्लियर? तो यानी कि 2:24 पे, ठीक है, 2 बजे से शुरू किया था, 2:24 में हमारे पास क्या होगा? जो हमारी मिनट हैंड है और जो हमारा आर हैंड है, उनके बीच का एंगल कितना होगा? 12 मिनट होगा। यानी मतलब सॉरी, उनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो 12 मिनट का होगा। क्लियर? डन? चलिए,
नेक्स्ट, यही क्वेश्चन ऐसा आ सकता था कि उनके बीच का डिफरेंस आपका 72 डिग्री होगा, तो उसका भी सॉल्यूशन ऐसे ही निकलता। यहाँ पे बस मिनट्स में दे दिया, तुमने उसको कन्वर्ट किया 72 में। अब देखो इस क्वेश्चन को करने का एक शॉर्टकट तरीका है। क्या है? ऑप्शंस दे रखे हैं आपको 2:20, फिर 2:24 5/11, फिर 2:24, फिर 2 बज के ये, ठीक है? आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ सिंपल सा। तो जब भी हमको ना मिनट एंड आवर एंड के बीच का एंगल निकालना होता है डिग्री, तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है दैट इज 11/2 मिनट्स माइनस 30 आवर। यानी कि मिनट की जगह मिनट लिखो, कितने मिनट हो रहे हैं, और ये कितना है, आवर लिखो। डन। तो सॉल्व कर लेना इसको, तो इससे हमारे पास डिग्री आ जाती है। तो 12 मिनट की वैल्यू कितनी होती है? 12 मिनट की अभी निकाल दी मैंने, 72। डन। अब आप खुद से पूछो कि अगर मैं ऑप्शंस प्लेस करूँ, 4 ऑप्शंस है, इसको इस फॉर्मूले में प्लेस करूँ। जैसे मैंने मान लो जो मुझे आंसर पता है मैं उसी को प्लेस कर लेता हूँ। 2:24 है ना, तो 11/2 इंटू 24 माइनस 30 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा? ये काटो, 12, 11 टू जा 22, 11 वन जा 11, 12 13, 132 माइनस कितना हो जाएगा ये, 2 6, 60, कितना आएगा? 72। और 12 मिनट का मतलब क्या होता है? 72 डिग्री ही तो होता है, अभी तो बताया। तो डायरेक्टली मेरा आंसर, मतलब हिट एंड ट्रायल मेथड जिसको बोलते हैं, कि मैंने चारों ऑप्शंस को इस फॉर्मूले में रखा, जो मेरा 12 मिनट के बराबर वैल्यू इक्विवेलेंट दे रहा है, तो दैट वुड बी माय आंसर। तो मुझे इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, सिर्फ 4 ऑप्शंस को ट्राई करना। तो ये भी एक शॉर्टकट तरीका था इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली। तो ये फॉर्मूला याद रखना कि जब भी आपको आर हैंड और मिनट हैंड के बीच में क्या करना होता है, दैट वुड बी एच, कि आर हैंड और मिनट हैंड के बीच का एंगल निकालना है, तो ये वाला फॉर्मूला लगाओ, दैट इज 11/2 मिनट्स माइनस 30 इंटू आर। कितने घंटे की बात चल रही है? क्लियर? सो आई होप दिस टॉपिक इज ऑल्सो क्लियर। और क्लॉक से क्वेश्चन आए ही नहीं है, ठीक है? ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, काफ़ी साल पुराना। अभी रिसेंट में कोई भी क्वेश्चन नहीं आया। आ सकता है, ऐसा नहीं कह सकते नहीं हो। तो दिस इज इट। अब लास्ट वाले हम टॉपिक पे आते हैं, दैट इज डीआई। ठीक है? अब डीआई जो है ये आपके लिए सारे होमवर्क ही है, मैंने छोड़े थे। मैं समझा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं। क्लियर? सो डीआई क्या है? अगेन ये भी बहुत सालों से नहीं आया, पहले बहुत रेगुलरली आते थे, 2015 16 17 हम देखते हैं, अब नहीं आ रहे हैं। ठीक है? तो डीआई बहुत आसान है, आपको बेसिक एवरेज निकालना आना चाहिए, परसेंटेज निकालना है, सेम चीज़ है। अब जैसे क्वेश्चन है, हम कोई डीआई दे रखा था, ठीक है? पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल सेक्टर फ्रॉम 2005-6 टू 2009-10? तो इलेक्ट्रिकल सेक्टर ये रहा, और 2005-6 में 500 था, और 2009-10 में कितना पहुंच गया? 800। तो 500 माइनस 800 कितना होता है? 300। और बेस ईयर से लेते हैं, तो 500 में कितना इंक्रीज हुआ? 500 इंटू 100, परसेंटेज निकाल दो, देख सकते। तो कट करो, 2 जीरो से 2 जीरो कटे, 5 6 30, यानी 60%। तो आंसर कितना हो? 60। क्लियर? सो आपको सिंपल से क्वेश्चन आ रहे थे डीआई से, परसेंटेज बेसिस पे। तो ये क्वेश्चन है आपका डीआई का। सेकेंड ईयर, ड्यूरिंग द गिवन ईयर्स व्हाट इज द एवरेज इन्वेस्टमेंट पर ईयर फॉर द सर्विस सेक्टर? सर्विस सेक्टर के लिए एवरेज इन्वेस्टमेंट पूछ रहे हैं, ठीक है? सर्विस वाले के इन्वेस्टमेंट बताओ, ये 420 है, फिर 480 है, इनको ऐड करते जाओ, 400 400 800, 900 900 प्लस 500 आपके पास होता है, दैट वुड बी 900 प्लस 500 1400, 1400 में 6, 2000, 2000 में 750, यानी 2750। और एवरेज कितनी है? 5 साल के, तो 5 में ऐड करो, 5 5 25 20 27 550। क्या आंसर? ऑप्शन में छोड़ा। हाँ ठीक है, सो ऑप्शन इज 550। क्लियर? उसी तरह अगला वाला पार्ट इसका क्या है? ड्यूरिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द टोटल इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम? कौन से साल में टोटल इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम थी? तो ऐड कर लो, कौन से ईयर में आपकी मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट है, ऐड करो, 2005 से आपने सबको ऐड करो, जिसमें आपकी मैक्सिमम आ रही है, दैट वुड बी योर आंसर। क्लियर? चले, नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ पर्सन रीडिंग न्यूज़पेपर। देखो वेन डायग्राम दे रखा है, अभी आपको वेन डायग्राम समझाया मैंने आपको। ये बोल रहे हैं ना पॉपुलेशन ऑफ, ये वैसे 50 लोगों का सर्वे है, इन्होंने लिखा है सर्वे ऑफ 50, और यहाँ पे पूछ रहे हैं कि अगर पॉपुलेशन अगर 10,000 है, व्हाट इज द नंबर ऑफ पर्सन एक्सपेक्टेड टू रीड एटलीस्ट 2 न्यूज़पेपर? तो एटलीस्ट 2 वाले आपको ढूंढने, जो एटलीस्ट 2 वाले, वो कौन है? ये है ना, 12 2 8, ये जो क्रॉस सेक्शन वाले, यानी कि इसमें क्या क्या आएगा, कि 12 आएगा,
ये 12 आएगा, देन ये 8 आएगा, ये 6 आएगा, 5 आएगा, ये 2 आएगा, ठीक है। तो 12 प्लस 2 प्लस 8, सॉरी 1 सेकंड, मैंने को थोड़ा सा ये वाले जैसे 12, 2, 8 और 5, तो ऐड करो। 12 प्लस 2 कितना होता है? 14, 14 प्लस 8 हो जाएगा आपके पास 22, 22 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 27, यानी टोटल 27 है। अब 27 लोग हैं, 50 लोगों में अगर 27 है तो कल तो आपको निकालने पड़ेंगे कि देखो 10,000 में कितने 50 हैं, 10,000 में कितने 50 आएंगे, डिवाइड करो 200, तो यानी कि 27 इंटू 200 कर दो। तो यानी 5400 बी योर आंसर, सिंपल, क्लियर। तो वेन डायग्राम डायरेक्ट यूज करो। तो डीआई जो है वो बहुत ही सिंपलेस्ट ही आ रहा है, ऐसा कोई टिपिकल नहीं आ रहा है। बेसिक आपको परसेंटेज निकालना चाहिए, रेशियो के साथ खेलना आना चाहिए, दैट्स इट, क्लियर। वो हम कर चुके हैं कवर। नेक्स्ट हमारे पास देखो अब क्या है, वेजेस दे रखी है 65 एम्प्लॉयज़ की, और वेजेस का आपके पास रुपीज़ में मतलब रेंज दे रखी है, क्लियर। चलिए चलो मैं आपके साथ कर देता हूँ सॉल्व। क्या, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉय अर्निंग लेस देन 301 पर वीक? लेस देन 301 से कम वाले कितने हैं? ये वाले, रुक जाओ, 301 से कम वाले ये सारे, ठीक है, ये तो सारे ज़्यादा वाले हैं ना। तो 10 प्लस 14 24, 24 प्लस 16 40, 40 प्लस 10 50, 50, अच्छा सॉरी सर, सुनो सुनो सुनो, एक सेकंड। इन्होंने बोला है 301 से कम बट मोर देन 260, तो 260 से मतलब ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन ऐड करो। 10 प्लस सॉरी 10 प्लस 16 आपके पास कितना होता है? 26, 26 प्लस 14 आपके पास 40, 40 प्लस 10 50, यानी कि 50, हाँ, 50। नाउ ये कह रहे हैं कि इसका परसेंटेज निकालो, ठीक है। टोटल 65 है ना, तो 50/60 सॉल्व कर लो। 520 जा 513 जा, सॉल्व करो, 5 जा 100/30 कितना आएगा? 13 7 जा होता है ना, 91। तो यानी कि 7 वाला तो एक ही दिख रहा है, तो 76.9 ही होगा आंसर, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉय अर्निंग ₹261 एंड ₹361 पर वीक, ठीक है। 261 और 300 के बीच वाले ढूंढो, 261 और 300 के बीच वाले, तो ये वाले यानी कि ये कितने, 100 प्लस ये 85, एंड देन उसके बाद अगला क्या था, ये पढ़ देख लेते हैं, दैट इज एंड एम्प्लॉयज अर्निंग लेस देन, एम्प्लॉय अर्निंग लेस देन 281, सो 281 वाले कितने हैं? 281 से कम वाले, यानी कि ये रहे 16 प्लस 10 26, 26 प्लस 8 34, 34, 34 था ना? तो यानी कि 34 माइनस 50 कितना होता है? जितना भी है आपके पास, यानी कि 16 और 65 निकाल दो, तो ये 20 13, यानी कि 320/13 कितना आएगा? 13 टू जो 26 और 80, कुछ गड़बड़ हो रही है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयज अर्निंग बिटवीन 261 एंड 300? वह चेक करते हैं, 261 एंड 300, 300, हाँ ठीक है, 10 20 50 सही। एंड दूसरा था लेस देन, अर्निंग लेस देन 281, 281 से कम वाले क्या है? 16 प्लस 8, दैट इज योर 24, 24 प्लस 10 34, 34 44, हाँ 16, ठीक है, 16/65, 5 5 15 सही है, कटा है, ठीक है। 16 टू 30, 320/13, 13 13 26, 4 5, अच्छा सॉरी 60, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ ठीक है 24, अरे यहाँ पे गड़बड़ कर दी है। ठीक है, तो ये 24 आएगा, तो यानी 24.6 वाला एक ही ऑप्शन है, सो दैट वुड बी योर आंसर, क्लियर।
चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स के आपके पास डेटा दे रखा है स्टैंडर्ड का, ठीक है? व्हाट इज़ द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडीइंग इन स्टैंडर्ड 1 फ्रॉम ऑल स्कूल? तो स्टैंडर्ड 1 का देख लो, सारे स्कूल का ऐड करो, ठीक है ये वाला। तो उसका एवरेज निकालना है, तो आई थिंक इन सबको ऐड करके टोटल नंबर 6 से डिवाइड कर लो। आई थिंक ये भी हो सकता है। सो आई एम गिविंग यू दिस एज़ द होमवर्क, प्लीज़ इसको कर लेना। अगेन डीआई उतना ज़्यादा आ नहीं रहा है अब, सो कह नहीं सकते, बट आ भी रहा है तो आप देख सकते हो कि क्या लेवल है। कुछ लेवल नहीं है, आई थिंक ख़त्म हिसाब है। बहुत ही बेसिक है, आपको सिर्फ बेसिक से याद रखना है, ठीक है? अगर आपको परसेंटेज थोड़ा बहुत क्लियर है, आपका रेशियोज़ क्लियर हैं, तो आप ये सारे के सारे क्वेश्चन ईज़िली कर सकते हो। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि अपना थोड़ा-सा लॉजिकल सेंस लगाओ क्वेश्चंस में, नहीं भी आ रहे हैं थोड़ा-सा कोशिश करो। कुछ ना कुछ अरेंजमेंट बनेगा, कुछ ना कुछ आप लगा पाओगे इसमें, ठीक है? एनालिसिस लगा पाओगे अपना और ऑप्शन से आपके सॉल्व हो जाएँगे। क्लियर? चलिए, सो आई होप दिस इज़ क्लियर। तो ये सीरीज़ का लास्ट था पार्ट। अभी मैं एक पीडीएफ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ जिसमें मैं सारे मैथ्स के रिवाइज़ करूँगा, मैं पेपर से पहले दूँगा। और कुछ पर्सनल रीज़न की वजह से मैं उतना फ्री नहीं हूँ, बट आई विल गिव इट टू यू, आई विल प्रोवाइड इट दिस वीक ओनली, ठीक है? कोशिश करूँगा कि अभी कर दूँ 2-3 दिन में आपके पास। सो कीप प्रिपेयरिंग एंड कीप वर्किंग हार्ड। पेपर आने वाले हैं, रिवीजन करो, मॉक टेस्ट लगाओ। मॉक टेस्ट से बढ़िया कुछ नहीं है, और रिवाइज़ करो, ठीक है? चलिए, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद।